नेक्स्ट आज की क्लास में है एनिमल्स इन प्रिजन का समरी, है ना। समरी मतलब होता है सारांश। एग्जामिनेशन में ये 5 नंबर का आता है, प्रोज सेक्शन से भी 5 नंबर का आता है और पोएट्री सेक्शन से भी 5 नंबर का। दैट मीन्स कि अगर हम जब समरी की बात करें तो समरी टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें प्रोज सेक्शन से 5 नंबर का आता है और पोएट्री सेक्शन से भी कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। टोटल हो गया 10 नंबर। तो प्रोज और पोएट्री सेक्शन को मिला करके जब 10 नंबर होता है और ये 10 नंबर का अगर समरी आता है तो इसका मतलब, समरी का मतलब जब सारांश हुआ तो सारांश का मतलब हुआ कि हम उसको उस तरीके से लिखें जिससे कि उस पाठ में, उस लेसन में बताए गए सारे परिदृश्यों को, सारे घटनाओं को उसमें क्या किया जा सके, शामिल किया जा सके, है ना। मतलब अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 ही लाइन में भी, और अगर चाहें तो इसको 10 लाइन में भी लिख सकते हैं। लिखने के ऊपर निर्भर करता है। जिसका राइटिंग स्किल जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि जो राम जी हैं वो रावण को मार दिए और सीता को क्या किए? सीता को लेते आए। तो अगर रामायण को ख़त्म करना है, एक सारांश बताना है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि राजा दशरथ के एक पुत्र थे जिनका नाम राम था, और उनको वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता का रावण के द्वारा क्या कर लिया गया? अपहरण कर लिया गया। हरण कर लिया गया या अपहरण कर लिया गया। और इसके बाद राम जी जो है वो रावण को मारे और सीता को क्या किए? बचा करके ले आए। सारांश खत्म, रामायण खत्म। नहीं हो गया? और अगर इसको क्या करें, और अगर इसको बेहतरीन ढंग से सारांश करेंगे तो क्या करेंगे कि राजा दशरथ के पुत्र थे श्री राम जी, और फिर कुछ इंसिडेंट जो घटित हुआ है अयोध्या में उसके बारे में बताएंगे कि उन्होंने बालकांड के बारे में बताएंगे कि उन्होंने ताड़िका का वध किया, उन्होंने जो है अन्य दैत्यों का संहार किया। इसके बाद जब उनके राज तिलक की तैयारी हो रही थी तो उनकी माता श्री थी कौन? कैकई। उन्होंने वरदान मांगा कि श्री राम को क्या हो जाए? वनवास हो जाए। वनवास के दौरान ही वहाँ पर शूर्पणखा आई, शूर्पणखा का नाक काट दिया गया। इसके बाद उसके 2 भाई आए, कौन? खर और दूषण, उसको भी परास्त कर दिया गया। तब रावण ने क्या किया? योजना बनाया कि इनके पत्नी का हरण कर लिया जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी सेना जुटाई, भटकते रहे, खोजते रहे। इस दौरान उनको सेना जो है वो मिल गई, बंदरों की सेना मिली, जिसमें हनुमान जी जो है वो प्रमुख हैं, बलशाली, जामवंत जी भी मिले, है ना। और इस तरीके से उन्होंने सेना बना करके समुद्र लांघा, समुद्र लांघ करके युद्ध की, और युद्ध जो है वो 15-16 दिन तक चला। और इसके बाद क्या हुआ? श्री राम की अंततोगत्वा विजयी हो गई। और भी बड़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं कि विभीषण जी जो है वो मदद किए थे। बात समझ में आ रहा है? समरी का मतलब ये हुआ कि हम उसके पूरे परिघटनाओं को तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कम से कम उन मुख्य मुख्य घटनाओं का जिक्र कर देंगे जिससे कि ये पता चले कि नहीं, ये रामायण का ही कुछ भाग है। ऐसे आप समझ रहे होगे, अगर रामायण दिखाया जाता है तो उसके पार्ट वाइज जब दिखाया जाता है तो वो काफ़ी लंबा 1.5-2 महीने तक आता है, सीरियल आता है ना। और रामायण मूवी देखोगे तो वो मात्र 3 घंटे में समाप्त। तो उन 3 घंटों में क्या किया जाता है? 3 घंटों में कम से कम उन दृश्यों को दिखाया जाता है जिससे कि रामायण को देखने की अनुभूति प्राप्त हो सके कि नहीं, हम रामायण में घटित होने वाले सभी घटनाओं को देख रहे हैं। ये इसलिए इतना बताना पड़ा क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो समरी देख करके और थोड़ा सा थर्रा जाते हैं, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा है, कैसे याद होगा, है कि नहीं। सारांश है, आपको याद करना है, आपको तरीका बता दिया गया कि तरीका क्या है याद करने का। आप चाहें तो उसको कम में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो उसको बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम जितने मुख्य बिंदु हैं इस पाठ के उन सबको समझा दिया जाए। तो अब इसमें है जैसे एनिमल्स इन प्रिजन, समरी स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स इन प्रिजन, कैद में जानवर, इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोज पीस, एक बहुत ही सुंदर प्रोज पीस है, एक बहुत ही सुंदर गद्य खंड है, पद खंड नहीं है, क्या है? गद्य खंड है। रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू, जो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एनिमल्स इन प्रिजन इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोज पीस, एनिमल्स इन प्रिजन इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोज पीस रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू, जो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कैद में जानवर एक बहुत ही सुंदर पदखंड है जो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। वह 20वीं शताब्दी के महानतम लेखकों में से एक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? 20वीं शताब्दी के महानतम लेखकों में से, ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी।
वह 20वीं शताब्दी के महानतम लेखकों में से एक है। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वह कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स नेचर इन हिज राइटिंग्स, वह अपनी रचनाओं में हमेशा ही नेचर्स की व्याख्या किया करते हैं। वह हमेशा ही अपने लेखनी में प्रकृति की व्याख्या किया करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू वेल कैप्चर्ड, जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा अच्छे तरीके से कैप्चर्ड की गई है, अच्छे तरीके से दर्शाई गई है, लिखी गई है। किसमें? इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, इस अध्याय में ऑटोबायोग्राफी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ वेल कैप्चर्ड, यानी अच्छे तरीके से कैप्चर्ड की गई है, अच्छे तरीके से दर्शाई गई है। एंड ऑटोबायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी इज़ वेल नोन, अच्छे तरीके से जानी जाती है फॉर हिज राइटिंग्स, उसकी लेखनी के लिए। वेयर अ गुड एस्पेक्ट्स एंड द बैड एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड इन इट, जिसमें क्या होता है कि गुड एस्पेक्ट्स और बैड एस्पेक्ट्स दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। इफ़ अ पर्सन इंट्रोड्यूस अस इन हिज ऑटोबायोग्राफी एज अ जेंटलमैन, एज अ रोल मॉडल, एक व्यक्ति जो अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करता है अपने आत्मकथा में, जेंटलमैन की तरह अपने आप को प्रस्तुत करता है, जरूरी नहीं है कि वह ऑटोबायोग्राफी सही हो। एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ ऑलवेज बी डिस्क्राइब, एक ऑटोबायोग्राफी हमेशा ही डिस्क्राइब करती है अ गुड एस्पेक्ट्स एंड अ बैड एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन के अच्छे पहलुओं को भी और बुरे पहलुओं को भी। समझ में आया? तो ये जो आत्मकथा है, इस आत्मकथा के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में है, वह अच्छे तरीके से कैप्चर्ड की गई है। एक शब्द है, अच्छे तरीके से कैप्चर्ड की गई है। इसका मतलब कि अच्छे पहलुओं को भी चर्चा के रूप में यहाँ पर लाया गया है और फिर बुरे पहलुओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे और चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोग अबाउट द पोइट लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे? अबाउट द पोइट कह रहे हैं, अबाउट द राइटर लिखेंगे, राइटर के बारे में लिखेंगे। अब सेकंड से स्टार्ट कर देंगे लेसन के बारे में। जवाहरलाल नेहरू सेज दैट, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ही लिव्ड इन हिज लिटिल सेल, वह अपने लिटिल सेल में है। इन द देहरादून जेल, देहरादून के जेल में, देहरादून के जेल में वह कहते हैं कि वह अपने छोटे से सेल में रहा करते हैं। 14.5 months, 14 या लगभग 14.5 महीने से, 14 या लगभग 14.5 महीने से वह देहरादून के जेल में एक छोटे से सेल में रहा करते थे। ही बिगन टू फील एज इफ़ ही वर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स, ही बिगन टू फील, उन्होंने धीरे धीरे यह फील करना प्रारंभ कर दिया था, यह महसूस करना प्रारंभ कर दिया था, एज इफ़ ही वर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इफ, मानो कि वह उसी के हिस्सा रह चुके हों। किसके? जेल के उस छोटे से सेल के, जेल के उस छोटे से सेल के, उस छोटे से कमरे के वह एक हिस्सा रह चुके हों, ऐसा वह धीरे धीरे फील करना प्रारंभ कर दिए थे। एज इफ़, मानो कि ही वर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स, कि वह उसके क्या रह चुके हों? हिस्सा रह चुके हों, ऐसा उन्हें फील होना प्रारंभ हो गया था। जो व्यक्ति 14 14.5 महीना बिताएगा वह अपने आप को उसका हिस्सा ही समझने लगेगा, है ना। आज कल के जो विद्यार्थी हैं, जैसे आप ही लोग हो, जैसे आप लोग आते हो पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर पढ़े और 2 महीना 3 महीना पढ़े, इसके बाद जो है वो फिर यहाँ पर छोड़े किसी दूसरी जगह चले गए, है ना। फिर वहाँ पढ़े, फिर किसी दूसरी जगह चले गए। होना भी चाहिए, विद्यार्थियों को ये करना भी चाहिए। विद्यार्थियों का नेचर ही होना चाहिए ऐसा कि अगर जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर छोड़ करके दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन छोड़ने का माध्यम 4 महीने बाद नहीं होना चाहिए। छोड़ने का माध्यम, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? 4 महीने बाद नहीं होना चाहिए, 2 महीने बाद नहीं होना चाहिए, मात्र 7 दिन में होना चाहिए। क्योंकि आपको जो समझ है वो 7 दिन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इमीडिएट छोड़ दीजिए। 4 महीने के बाद अगर छोड़िएगा तो आप जहाँ कहीं भी जाइएगा वहाँ की भी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगी। आपको वेट करना पड़ेगा कि नया एक्सरसाइज स्टार्ट हो, तब आपको समझ में आए। ये इसलिए बताना पड़ा कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, ऐसे जो पढ़ाई करते हैं, वो अपने आप को उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं समझ पाते हैं। हम लोग जहाँ पढ़ा करते थे, जैसे जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, यहाँ पर तो वैसा कल्चर नहीं है। आप अगर देखोगे टिकटॉक वगैरह पे कभी कभी वीडियो आता है जिसमें स्कूल ड्रेस पर सब लोग साइन करते हैं, देखा है? तो वो क्या है? वो एक मेमोरी है, वो स्कूल लाइफ की मेमोरी है। और हम लोगों के यहाँ तो स्कूल लाइफ की मेमोरी ही नहीं होती है। 2 क्लास तक इस स्कूल में पढ़े तो 6 क्लास तक उस स्कूल में, तो पता चला कि उसके बाद 10 क्लास में चले गए किसी दूसरे स्कूल में। तो ये एक जो है वो हिस्सा नहीं बना पाता है अपने जीवन का। जबकि
आप यही अगर सिटीज़ में जाओगे तो एक बच्चा जो LKG से पढ़ना स्टार्ट करता है और अगर उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं और उसी सिटी के हैं तो वो नर्सरी से लेकर के LKG UKG से लेकर के 10+2 की पढ़ाई जो है उसी स्कूल में करता है। दैट मीन्स उसके बचपन की सारी यादें उसी स्कूल से जुड़ी हुई हैं। तो वो लोग जब निकलते हैं उस स्कूल से, कॉलेज लाइफ से जब यूनिवर्सिटी लाइफ में जब जाते हैं तो वो लोग निकलते समय रो देते हैं। एक एक बेंच जो है उनको ऐसा लगता है कि ये बेंच जो है इससे मेरा लगाव था, समझ में आया, और वो लोग रो देते हैं। ये रियलिटी है। हम लोग 3 साल रहे, 3 साल हम लखनऊ में थे। वहाँ पर लास्ट डे जब सेपरेशन हो रहा था तो रियलिटी था, सब रो रहे थे और हम कह रहे थे क्या रोना है, पढ़ाई पूरा हुआ, अब घर जा रहे हैं, खुश रहेंगे। और पता चला सब रो रहे थे, हम खुश थे। लेकिन अंतिम बार जैसे ही हम बस में बैठे, कैंपस में बस लगी हुई थी, और बस के बाद जैसे ही अब रूम पर पहुंचते तो रूम पर सब पैक था सामान, कि यहाँ से जाएंगे, सामान उठाएंगे सीधा स्टेशन पर। और जैसे ही बस में बैठे और बस ये याद आया कि अब हम जाएंगे कहाँ, घर पर, रूम पर, और वहाँ से बैग उठाएंगे और चले जाएंगे। तुम यकीन नहीं मानोगे, इतना रोए थे, हद से ज़्यादा रोए थे। और मेरा एक मित्र था दिग्विजय सिंह, वो हमको देख लिया था, तो वो सभी दोस्तों को साइड में ले जा करके खिड़की के पास नीचे से ही दिखा रहा था कि देखो वो सर नीचे करके रो रहा है। सब लोग बस में अंदर आ गए, और आप लोगों में तो वैसा नहीं है, कुछ गर्ल्स भी थी, वो लोग भी पास आ गई थी, और वो लोग बोली कि नहीं, हम लोग हमेशा बातचीत करेंगे, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो याद करना, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हम लोग एक क्लासमेट के तौर पर है। समझ में आया? तो ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं, ये एक इमोशनल पार्ट होता है। तो आप जिस चीज़ के साथ रहने लगते हो, आपको लगता है कि वो क्या है, वो जीवन का एक हिस्सा है। और उस समय पता नहीं क्या हो गया, बस ये समझ में आ रहा था कि अब क्या, अब तो जितने भी दोस्त थे, जितने भी मित्र थे, सबका साथ क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और संयोग से मैंने सबका नंबर डिलीट कर दिया था कि अब मुझे यहाँ के स्टूडेंट से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन वो एक रोना ही जो है आज के डेट में मुझे अभी भी अपने मित्रों से जोड़े रखा है। बहुत सारे दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, और ऐसा नहीं कि पढ़ने में हम कमज़ोर थे, वो लोग अभी भी कहते हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट लाओ और अप्लाई करो, आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वैसा हम लोग कोर्स ही किए हैं। हमारा एक मित्र है, अभी साउथ अफ्रीका में है, इस बैच में या इससे पहले वाले बैच में बताए थे, साउथ अफ्रीका में $, कमाता है। अब बताओ, आप वहाँ का अमाउंट जोड़ दोगे यहाँ पर तो लाख हो जाता है। और उसका एज कितना है, गौरव सिंह है बलिया का, अभी उसका मात्र एज होगा तो 26 या 24 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और आज की डेट में ₹1,00,000 महीना कमाता है। और ऐसा कई बार हुआ है जो बोला गया है मुझे कि तुम बेवकूफ़ हो जो गांव में टिके हुए हो। ये रियलिटी है, समझ में आया? उस समय बहुत ज़्यादा रो दिए थे, उसके बाद सब लोगों ने मैसेज किया, सबका नंबर फिर मेरे पास आ गया, हम खुश हो गए। समझ में आया? तो इसी तरीके से ये एक मेमोरी था जो याद आ गया कि इसी तरीके से ये भी जब 14 साढ़े 14 महीना अपने आप जब उस जेल में बिताए तो ही बिगेन टू फील, उन्होंने महसूस कर दिया, प्रारंभ करना, एज इफ मानो कि ही वर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट, कि वह इसके एक हिस्सा रहे हो। ही वॉज अलाउड टू गो आउट, उन्हें अनुमति दिया गया था बाहर जाने का, एंड वॉक, और टहलने का, वॉक अप एंड डाउन, आगे बढ़ करके टहलने का और वापस आ जाने का, फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द गेट, जेल के गेट के सामने से, जेल का जो मुख्य द्वार था उसके जेल के मुख्य द्वार के सामने तक जा करके टहल करके और फिर अपने सेल तक आ जाने के लिए इनको अनुमति प्राप्त था। और केवल इन्हीं को नहीं, जितने भी कैदी थे सभी को ये अनुमति प्राप्त था। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, प्रत्येक सुबह और प्रत्येक शाम को ये अनुमति दिया गया था कि सारे कैदी सुबह में और शाम में टहल करके जेल के फ्रंट गेट तक और फिर वापस आ जाएंगे। समझ में आया? इसके बाद है ही लव्ड द व्यूज़ ऑफ नेचर, वह प्राकृतिक दृष्टिकोण को, वह प्राकृतिक सुंदरता के दृष्टिकोण को प्रेम किया करते थे, अर्थात पसंद किया करते थे देखना। द व्यूज़ ऑफ टावरिंग हिमालयाज रिमूव्ड हिज वियरनीज ऑफ प्रिजन, यानी कि द व्यूज़ ऑफ टावरिंग हिमालयाज, गगनचुंबी हिमालय पर्वतों की चोटियाँ, रिमूव्ड हिज वियरनिंग्स, उनकी सारी चिंताओं को रिमूव्ड कर दिया करती थी, दूर कर दिया करती थी, ऑफ प्रिजन, जेल की। जेल में जब व्यक्ति होता है तो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, तो जेल की चिंताओं से वह मुक्त हो जाया करते थे जब वह हिमालय के टावरिंग साइट्स को देखा करते थे, जब वह गगनचुंबी हिमालय की चोटियों को देखा करते थे। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही रिमेंबर्स वन डे पर्टिकुलरली, वह आम तौर पर एक दिन को बहुत याद करते हैं। और वह दिन कौन था? जब बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी, क्योंकि ये बारिश पसंद नहीं करते थे। तो
तो ये क्या है कि ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही रिमेंबर्स वन डे पर्टिकुलरली, वह एक दिन आमतौर पर बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इट वॉज द 24 ऑफ दिसंबर 1932, यह जो है वह 24 दिसंबर 1932 का दिन था। 24 दिसंबर 1932 का दिन इन्हें हमेशा याद रहता है। देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म एंड रेनफॉल ऑल डे, वो जो था बिजली का कड़कना और बारिश का होना प्रत्येक दिन पूरे दिन रहा। ही ऑल्सो सेज दैट, वह हमेशा ही कहते हैं कि इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही सॉ ऑल द नेबरिंग माउंटेन्स, जब वह नज़दीक के सभी पर्वतों को देखते हैं, एंड हिल्स, और पहाड़ियों को देखते हैं, कवर्ड विथ द थिक लेयर ऑफ स्नो, बर्फ के पतले लेयर से ढकी हुई, ऑल हिज माइजरीज डिपार्टेड, उनका सारा जो दुख है, सारा जो माइजरीज है, वह डिपार्टेड हो जाता है, वह जुदा हो जाता है। डिपार्ट मतलब क्या होता है? जुदा होना। यानी जेल में इनको जो भी कष्ट होता था, जो भी इनको दुख दर्द होता था, भावनाओं से यह जो ज़्यादा ग्रसित थे, उस स्थिति में क्या होता है? तो ऑल हिज माइजरीज डिपार्टेड, सारे इनके जो कष्ट थे, सारे इनके जो माइजरीज थे, वो डिपार्टेड हो जाते थे, अर्थात जुदा हो जाते थे। मतलब कुछ देर के लिए ये प्रसन्न हो जाते थे जब यह देखते थे कि पर्वत और चोटियाँ और पहाड़ियाँ, ये सब एक थिक लेयर ऑफ स्नो से क्या है? ढकी हुई है। आगे देखेंगे, ही यूज्ड टू वॉच डिफरेंट एनिमल्स, यह देखा करते थे अलग अलग जानवरों को, एंड राइट अबाउट देम, और उनके बारे में लिखा करते थे, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, अर्थात इस चैप्टर में ये जो पाठ यहाँ पर संकलित किया गया है, इस चैप्टर में ही वो उन डिफरेंट एनिमल्स के बारे में भी क्या किया करते थे? लिखा करते थे। बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले, ही हैड स्पेंट मोर एंड मोर टाइम, उन्होंने वक्त बिताया है अधिक से अधिक, इन डिफरेंट जेल, अलग अलग जेलों में। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले अधिक से अधिक समय बिताया है अलग अलग जेलों में। एंड थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ है कि अकॉर्डिंग टू नेहरू जी के अनुसार, देहरादून हैड अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स, देहरादून के पास जो है वह अलग अलग पक्षियों का प्रकार है। एंड देयर वॉज अ रेगुलर जंबल ऑफ सिंगिंग, और वहाँ पर पक्षियों के झुंड के द्वारा हमेशा ही गीत गाया जाता है। हियर प्रिजनर्स यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम इमोशनल एस्ट्रावेशन, और यहाँ के जो कैदी हैं वह इमोशनल एस्ट्रावेशन से ग्रसित हैं, अर्थात उन्हें भावनात्मक लगाव किसी से नहीं मिल पाता है, प्रेम नहीं मिल पाता है। अब आप में से अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जेल में चला जाए और वहाँ पर उसे कोई भी अपना व्यक्ति दिखाई न दे, तो वो अकेला जब पड़ जाएगा तो वो इमोशनल एस्ट्रावेशन का क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा। इमोशनल एस्ट्रावेशन मीन्स वो अपने दुख दर्द को जिसे बताना चाहता है वो उसके नज़दीक नहीं है, तो वो इमोशनल एस्ट्रावेशन कहलाता है ना। इमोशनल एस्ट्रावेशन का मतलब होता है कि आदमी जो है वो भावुक पल में किसी को अगर ढूंढ रहा है और वो नहीं मिल रहा है अपना आदमी, तो वो इमोशनल एस्ट्रावेशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हियर प्रिजनर्स यूज्ड टू सफ़र, यहाँ के कैदी सफ़र किया करते थे, कष्ट झेला करते थे, फ्रॉम इमोशनल एस्ट्रावेशन से, एंड गेट्स सम इमोशनल सेटिस्फेक्शन, और कुछ इमोशनल सेटिस्फेक्शन प्राप्त किया करते थे, कुछ भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त किया करते थे, बाय कीपिंग एनिमल्स, जानवरों को रख करके, एज पेट्स, पालतू के रूप में। जब व्यक्ति के पास कोई अपना नहीं होता है तो क्या करता है? जानवरों को पालतू बनाता है, और वो उसी से प्रेम करता है ना। जाओगे सिटीज़ में तो जो लड़कियां होती है वो कुत्ते को ले लेंगी और ले मेरा पप्पी, और उसको क्या करेंगे? पुचकारेंगे, दुलाएंगी, और उसका जो थुथुन होता है उस पर किस करेंगे। अब सोचो कि कुत्ते के थुथुन पर किस करती है शहर में की लड़कियां जो होती हैं, और उसका नाम रखती हैं टॉमी, ऐसे ही नाम रखती हैं, समझ में आया? तो नाम रख करके और ये सब करती हैं। अब ये बताओ कि कुत्ते के थुथुन पर कौन किस करेगा? यहाँ कोई करेगा? कुत्ता दिख जाए तो उसको पत्थर मार के भगा देते हैं। तो ये किस लिए होता है? ये इमोशनल एस्ट्रावेशन को संतुष्ट करने के लिए होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये क्या है कि वो क्या करते थे? तो वो करते थे एंड गेट्स सम इमोशनल सेटिस्फेक्शन, और इमोशनल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए बाय कीपिंग एनिमल्स, वो जानवरों को रखते थे एज पेट्स, पालतू के रूप में। इट इज़ रिमार्केबल, यह याद करने योग्य है, हाउ नेहरू जी डिराइव्स प्लीजर, कि नेहरू जी किस प्रकार से आनंद प्राप्त किया करते थे फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों को देख करके। यह याद करने योग्य है। इट इज़ रिमार्केबल, यह याद करने योग्य है, हाउ नेहरू जी डिराइव्स प्लीजर्स, किस प्रकार से नेहरू जी आनंद को प्राप्त किया करते थे फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों को देख करके। एंड गिव्स रिस्पेक्ट,
इवन टू द टाइनिस्ट एनिमल्स, चाहे वह जानवर कितना ही छोटा क्यों ना हो वह उसे सम्मान दिया करते थे। चाहे वह जानवर कितना भी छोटा क्यों ना हो वह उसे क्या करते थे, सम्मान दिया करते थे। दिस प्रोज पीस सेट्स अ गुड एग्जाम्पल, और यह प्रोज पीस सेट करता है एक बेहतरीन उदाहरण को ऑफ लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो को, जियो और जीने दो के उदाहरण को यह प्रोज पीस क्या करता है, सेट करता है, अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है। इस तरीके से लेसन 1 का ये जो समरी है वो कंप्लीट हुआ। और अब लेसन 1 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन किस में पढ़ेंगे, पोएट्री में। 1 चैप्टर प्रोज, फिर 1 चैप्टर पोएट्री, ठीक है। अब 1 चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, समरी भी हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, ट्रू एंड फॉल्स भी हो गया। हर चैप्टर में ये 5 पॉइंट्स रहेंगे और इनको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। और जब पोएट्री का 1 चैप्टर फिनिश होगा तो रेडी रहना किसके लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। टेंस का टेस्ट और चैप्टर का टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।